सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद स्काई को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लास्ट पार्ट में सुना था कि तुलसी का बस एक्सीडेंट हो गया होता है और पुलिस उसके कुछ चीज़ों को और उसकी डेड बॉडी को लेकर घर आती है, जिसे देखकर कि आरू रोने लगती है। अब इसके आगे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सीधे 3 साल बाद। 3 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। एक तरह से कहा जाए तो पूरी हवेली का नक्शा ही बदल चुका था। अब आरू पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। जो आरू सिर्फ अपनी छुई मुई के साथ थी, वो 3 साल पहले ही मर चुकी थी। आरू अब अपनी मम्मी से भी अच्छे से बात करती थी और उसने उन्हें अपना भी लिया था, जो कि उसकी छुई मुई की आखिरी ख्वाहिश थी। सबने मान लिया था कि तुलसी अब नहीं आएगी, लेकिन आरू को उम्मीद थी कि उसकी छुई में वापस जरूर आएगी। काफ़ी कुछ बदल चुका था। जिस राजपूत हवेली में पहले लोगों की हंसी ठिठोली की आवाज़ें गूंजती थी, अब वहाँ बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी। एक 3 साल का छोटा सा बच्चा पूरे हॉल में इधर से उधर भाग रहा था। वहीं उसके पीछे एक औरत दूध का गिलास हाथ में लिए भाग रही थी। वो औरत उसके पीछे भागते हुए कहती है, रुक जा अथर्व, वरना आज तू बहुत पीटेगा मुझसे। वो औरत उस छोटे से बच्चे अथर्व की माँ थी। अब से उसका डेली का काम था कि वो सुबह होते ही अपनी बेटी के पीछे दूध का गिलास लेकर भागती थी और उसका नन्हा सा बेटा उसे भगाता रहता था। वो भागते भागते रुक जाती है कि तभी छोटा सा गोलू मोलू सा अथर्व अपनी माँ को जीभ चिढ़ाते हुए कहता है, अथर्व सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ी के हाथ से दूध पिएगा। इतना कहकर वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। वहीं उसे सीढ़ियाँ चढ़ते देखकर उस औरत के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है और वो वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। इधर अथर्व एक रूम के सामने आके खड़ा हो जाता है और टुकुर टुकुर बस उस रूम को देख रहा होता है। अपने कमर पे अपने नन्हे नन्हे हाथों को रख के कहता है, ओफो, लगता है बड़ी छोर है। वो क्या अब मुझे भी घूमी घूमी नहीं ले जाएंगे? इतना कहकर अथर्व अपने छोटे से होठों का पाउट बना लेता है, मानो वो अभी गुस्सा हो। वो अपने नन्हे से हाथ से उस रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है और उस रूम को देखने लगता है। रूम में हर तरफ सामान बिखरे पड़े थे और ये देखकर उसका मुंह बन जाता है। वो अपने सर पे चपत लगा के कहता है, ओफो, ये बड़ी वीना, लगता है मेरे बिना इनका कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो अपने उन नन्हे नन्हे हाथों से नीचे गिरे हुए ब्लैंकेट को फोल्ड करने लगता है। हालांकि उससे होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी कर रहा था और ये सब करते हुए वो काफ़ी प्यारा लग रहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से आरू बाहर आती है, जो अभी अभी नहा के आई थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब आरू पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन उसके फेस की स्माइल पूरी तरह से खो गई थी और अब उसकी जगह आरू के फेस पे बस कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ कठोरता दिखती थी। वो एक नज़र अथर्व को देखती है, जो ब्लैंकेट फोल्ड कर रहा था। अथर्व को देखकर वो उसकी तरफ चली जाती है और उसे अपने एक हाथ में उठाकर कहती है, मेरा छोटा चूहा सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? आरू की बात सुन के अंश अपने छोटे छोटे दांत दिखा के कहता है, बड़ी, अथर्व को घूमी घूमी करना है। आरू उसे अच्छे से अपने गोद में पकड़ के कहती है, अच्छा, तो मेरे अथर्व को घूमी घूमी करना है, लेकिन आज तो कुछ खास है, पता है ना आज क्या है?
नन्हा सा अथर्व अपने सिर पे चपेट लगा के कहता, ओफो आज तो प्रिंसेस का बर्थडे है। इतना कहकर वो रूम की दीवारों की तरफ देखता है, जहाँ तुलसी की ढेर सारी फोटो लगी हुई थी, जिसमें तुलसी बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। अथर्व अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ के कहता है, सॉरी प्रिंसेस, अथर्व आपका बर्थडे भूल गया था। इतना कहकर वो अपना मुंह लटका लेता है। उसे मुंह लटकाता देखकर आरू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो उसे पूछती है, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? जिस पे अथर्व मासूमियत से कहता है, अब प्रिंसेस अथर्व से गुस्सा हो जाएंगी ना। इतना कहकर वो वापस से अपना मुंह लटका लेता है। वहीं अथर्व के मासूम चेहरे को देखकर आरू को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसकी मासूमियत हर बार उसे तुलसी की याद दिला देती थी। अथर्व को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो तुलसी की ही बॉडी का एक पार्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अभिमान और पंक्ति का बेटा था, जो ज़्यादातर आरू के पास रहता था, और आरू भी अथर्व के पास होने से तुलसी की कमी महसूस नहीं करती थी। अथर्व को उदास देखकर आरू उसके फोरहेड पर किस करके कहती है, तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारी प्रिंसेस तुमसे गुस्सा नहीं होंगी और ना ही नाराज, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। जिस पे अथर्व अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल सजाए हुए कहता है, बड़ी सी भी अच्छी। जिस पे आरू मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सबसे अच्छी, दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे प्यारी मेरी छुई मुई। अथर्व टुकुर टुकुर आरू को देख रहा था, जो तुलसी की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देख रही थी। आरू का चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसके दिल पे क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। आज भी वो तुलसी का गुनहगार खुद को समझती थी। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में उसने एक मासूम को कुछ इस कदर तोड़ा था कि उसके बाद वो चाह कर भी नहीं जुड़ पाई। आरू एकटक तुलसी की फोटो को देख रही थी कि तभी अथर्व उससे हिलाते हुए कहता है, ओफो बड़ी, जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रिंसेस का बर्थडे मनाने जाना है ना। इस पर आरू मुस्कुराकर अथर्व को नीचे उतारती है और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। तभी अथर्व अपने नन्हे नन्हे कदमों से तुलसी की फोटो के पास जाता है और मासूमियत से कहता है, सॉरी प्रिंसेस, आप अथर्व से गुस्सा हो ना, इसलिए आप मेरे पास नहीं आती हो, लेकिन बडी आपको बहुत सारा मिस करते हैं। प्लीज़ आ जाओ ना वापस। बडी कहते हैं उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। अथर्व आपको बड़ा वाला चॉकलेट देगा, प्लीज़ आ जाओ। ये सब कहते हुए अथर्व थोड़ा उदास हो गया था। वही आरू बाथरूम के पास खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही थी। उसे उदास देखकर आरू को भी तकलीफ हो रही थी। आज उसके दिल में एक कसक थी कि तुलसी उससे दूर होने के चलते वही है, और वो अपने मन में कहती है, अब तो वापस आ जाओ चुईया, 3 साल से तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ। ये छोटा सा बच्चा जिसने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है, वो भी तुम्हारे आने की आस लगाए बैठा है। अब तो आ जाओ। और कितना तड़पाने का इरादा है मुझे। आरू एक गहरी सांस छोड़ती है और अंश की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अंश सॉरी यार, नाम भूल जा रही हूँ मैं। अथर्व मासूमियत से अपने बड़ी को देखता है। तभी आरू उसे झट से अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, बाकी बातें अपनी प्रिंसेस से आकर करना, अभी हमें लेट हो रहा है ना। इतना कहकर वो टेबल पर रखा एक काली मोतियों का ब्रेसलेट लेकर पहनती है। दरअसल वो ब्रेसलेट नहीं, तुलसी का मंगलसूत्र था, जिसे आरू खुद से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं करती थी। उस मंगलसूत्र के पास होने पर उसे ऐसा महसूस होता था मानो तुलसी उसके आसपास हो।
आरू अथर्व को लेकर रूम से निकलती और नीचे हॉल में आती है। तभी सुनीता जी उसे आवाज़ लगाते हुए कहती है, बेटा नाश्ता करके जाओ। आरू उनकी तरफ देखती है और कहती है, मम्मी हम लोग बाहर खा लेंगे और अंश को भी बाहर ही खिला दूंगी। इतना कहकर वो अथर्व को लिए हवेली से बाहर निकल जाती है। वही सुनीता जी बस उदास नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहाँ से अभी अभी आरू गई थी। उन्हें एकटक दरवाजे पर देखता देख के नताशा कहती है, मम्मी आपको पता है ना आज कौन सा दिन है? जिस पर सुनीता जी हल्का सा मुस्कुरा के कहती है, आज का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज हमारी तुलसी का बर्थडे है। तुलसी का नाम लेते ही सुनीता जी के चेहरे पर खुशी और आंखों में एक दर्द साफ नजर आ रहा था। 3 साल पहले ही सुनीता जी ने तुलसी को अपना लिया था, लेकिन जब वो उनसे और सबसे दूर हुई तब उसकी कमी का एहसास सबको होने लगा। उस दिन सिर्फ तुलसी नहीं बल्कि हवेली की रौनक भी चली गई थी। सुनीता जी अपनी नम आंखों से कहती है, पता नहीं महादेव ने क्या ही लिखा है और कितना इम्तहान लेने वाले हैं। हर रोज ऐसे आरू को घुट घुट के मरते नहीं देख सकते। सुनीता जी की आंखें अब बस बहने को तैयार थी। तुलसी से जुदाई ने उन्हें तुलसी की अहमियत का एहसास करवा दिया था। सुनीता जी को देखकर नताशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उन्हें समझाते हुए कहती है, मम्मी महादेव इतने भी निर्दयी नहीं हो सकते। देखना हमारी तुलसी बहुत जल्द हमारे पास आएगी और हमारा ये टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ जाएगा। और फिर एक पल रुक के, बड़की अम्मा की कोई खबर आई क्या? जिस पे सुनीता जी एक गहरी सांस छोड़ के कहती है, तुम्हें पता है ना उन्हें इस हवेली से मुंह फेर लिया है, अब तो उन्हें तुलसी वापस ला सकती है। सुनीता जी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। आखिर इतने सालों में उन्होंने तुलसी की अहमियत अच्छे से समझ ली थी। इन 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया हो कि उन्हें तुलसी की याद ना आई हो। सिर्फ उन्हें ही नहीं, घर का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं था जिसे तुलसी की याद ना आई हो। सभी बस तुलसी के आने का वेट कर रहे थे। आखिर तुलसी के साथ उस हवेली की खुशियाँ जो चली गई थी। इधर आरू की जीप सुनसान सड़क पे दौड़ रही थी और उसके साथ अथर्व भी था, जो अपनी प्यारी सी आवाज में उससे बातें कर रहा था। आरू अकेले जा रही थी। उसने किसी भी गार्ड को ले जाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वो अपनी रक्षा करना अच्छे से जानती थी। इधर अथर्व आरू से कहता है, बडी हम कब पहुंचेंगे? प्रिंसेस का बर्थडे है ना, हमें लेट हो जाएगा। इतना कहकर वो अपने होठों का पाउट बना लेता है। वही अथर्व की बात सुन के आरू के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो हल्का सा मुस्कुरा के कहती है, हमें देर नहीं होगी। इतना कहकर वो अपनी जीप को थोड़ा और तेज कर लेती है। वही मासूम सा नन्हा सा अथर्व उस सफ़र का मज़ा ले रहा था। कुछ ही देर में उनकी जीप एक अनाथालय के बाहर रुकती है। आरू अथर्व को लिए जीप से उतरती है और अपने पिछले सीट से कई सारे सामान निकाल के उस अनाथ आश्रम में जो मेंबर होते हैं उन्हें दे देती है। उसके बाद वो अथर्व का हाथ पकड़े उस अनाथालय के अंदर चली जाती है। इधर अथर्व टुकुर टुकुर आसपास का नज़ारा देख रहा था। उसे यहाँ ना बहुत पसंद था। आखिर ये जगह हमेशा से उसके दिल के करीब थी, क्योंकि यहाँ उसे ऐसा महसूस होता था कि वो अपनी बड़की अम्मा के नज़दीक है। भले ही तुलसी को कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो तुलसी से जुड़ा हुआ था। उसने भी तुलसी का बहुत इंतज़ार किया और अब भी कर रहा है। अनाथ के सारे बच्चे आरू का अच्छे से वेलकम करते हैं। आरू उन सबसे मिलती है कि तभी वो बच्चे एक एक करके उसे फूल देते हैं और मुस्कुरा के सभी के हाथों से फूल ले लेती है और एक बच्चे को बुलाकर उसे अपने
गोद में उठा के कहती है, हाँ सब ठीक है ना, आप सभी को अच्छा खाना मिलता है ना। जिस पर वो नन्हा सा बच्चा अपना सर हाँ मिलाता है और बोलता है, हाँ हमें बहुत अच्छा खाना मिलता है और हम सब बहुत खुश हैं। उस बच्चे की बात सुन के आरू भी हल्का सा स्माइल करती है। वो अथर्व के हाथों से बच्चों को गिफ्ट देती है और फिर अथर्व के हाथों तुलसी के बर्थडे का केक कटवाती है। यह चारों तरफ तुलसी की फोटो लगी हुई थी। अथर्व खुशी खुशी केक काट रहा था। तुलसी के जाने के बाद आरू यहाँ आकर अपना दुख कम किया करती थी। इन बच्चों के साथ उसे एक सुकून मिलता था। आरू के फेस पर भले ही मुस्कान नहीं थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो तो इसी के आस में जी रही थी कि उसकी चुहिया उसके पास आ जाएगी। सबने धीरे धीरे इस बात को मान लिया था कि तुलसी अब लौट के कभी नहीं आएगी, लेकिन आरू का दिल जानता था कि उसकी चुहिया सही सलामत है और लौट के जरूर आएगी। इधर हमें दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। शहर का जाना माना यूनिवर्सिटी था, जहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते थे। वो अपनी महंगी गाड़ियों का शो ऑफ करते। एक तरह से कहा जाए तो ये अमीर बाप की औलादे अपने बाप के पैसों पर ऐश करने आते थे और स्कॉलरशिप से आए हुए बच्चों को नीचा दिखाते थे। कई स्टूडेंट कॉलेज के गेट के अंदर आ रहे थे और उन्हीं के बीच अपनी धुन में लगभग एक 22 साल की लड़की भी उस कॉलेज के अंदर एंटर करती है। उस लड़की ने काफ़ी प्यारा और खूबसूरत सा ब्लू कलर का लॉन्ग स्कर्ट और शॉर्ट गुलाबी कुर्ती और ऊपर स्कार्फ ले रखा था। पैरों में मोजरी थी, लेकिन उसके चलने पर उसके पैरों में मौजूद पायल शोर कर रही थी। वहीं मौजूद लोगों को उसके होने का एहसास करवा रही थी। उस लड़की के कमर तक लंबे बाल खुले हुए थे और नीचे से कर्ल थे। वो देखने में पला की खूबसूरत थी। बस चेहरे पर एक चीज की कमी थी, वो थी मुस्कुराहट की। उस लड़की को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि उसे आसपास के लोगों से कोई खास मतलब नहीं था। वो उस कॉलेज में मौजूद जितने भी लड़के थे, वो उस लड़की को बड़ी ही हसरत भरी नज़रों से देख रहे थे और कॉलेज में मौजूद लड़कियां उसे देख के जल रही थी, क्योंकि वो सादगी में भी कयामत ढा रही थी। वो लड़की अपनी धुन में चलते हुए कॉलेज कैंपस तक आती है। तभी एक लड़का हाथों में गुलाब लिए उसके सामने आ जाता है। उस लड़के के इस तरह सामने आ जाने से उस लड़की के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक जाते हैं। उसने एक नज़र भी अपने सामने मौजूद उस लड़के को नहीं देखा था। वो नज़रें गड़ाए ज़मीन को देख रही थी। तभी वो लड़का फूल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आई लव यू। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से प्रपोज करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली मैंने आज तुम्हें प्रपोज कर दिया। उस लड़के ने अपने दिल की बात उस लड़की से कह दी थी, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो अपने कंधे पर टंगे बैग पर अपनी पकड़ कस लेती है और उसके माथे पर पसीना आने लगता है। वो बिना उस लड़के की तरफ देखे थोड़ा सा हगलाते हुए कहती है, देखिए हमें हमें जाने दीजिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़का मानो जिद पे अड़ा था। उसे देख के लग रहा था मानो आज वो उसने ये तय कर लिया था कि आज उस लड़की से अपनी बात मनवा के रहेगा। वो लड़की वहाँ से निकलने लगती है कि तभी वो लड़का मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने सामने करता है और उसके हाथ में जबरदस्ती फूल को पकड़ाते हुए कहते हैं, चुपचाप फूल लो और मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। अब तक प्यार से मना रहा था, लेकिन तुम्हें लगा कि प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। बर्बाद कर दूंगा तुम्हें और खुद अपनी जान ले लूंगा। इस वक्त उस लड़के की आंखें गुस्से से लाल थी।
पूरा कॉलेज उन लोगों को देख रहा था। जहाँ कुछ लोगों को उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था, वही कुछ लोग बस उस मासूम सी लड़की की बेबसी के मज़े ले रहे थे। लड़की को जब खुद पे सबकी नज़रें महसूस होती है तो वो थोड़ी-सी सहम जाती है। लेकिन फिर थोड़ा-सा हिम्मत करते हुए कहती है, देखिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती। आज आप खुद की जान लेने को तैयार हैं, कल मेरी ले लेंगे। मैं ये यहाँ बस पढ़ लिख के कुछ करने आई हूँ और मुझे वही करने दें। वैसे भी इसकी एक फ़रेब और धोखा है और मुझे नफ़रत है इस धोखे से। इतना कहकर वो वहाँ से भागकर अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ जाती है। बाकी सब उस लड़के पे हँस रहे थे, जिससे उस लड़के का मेल ईगो हर्ट होता है और वो उसे उस लड़की पे बहुत ही गुस्सा आता है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है और देखते हैं कि ये हमारी नई कौन सी लड़की आ गई है भाई कॉलेज में जो इतनी खूबसूरत है। तो चलिए ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।